हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। बच्चों आज जो है कक्षा 12वीं के लिए नियुक्ति का महत्व पढ़े बच्चों। आज इसमें से फर्स्ट भाग में हमने इन्हें नियुक्तिकरण के बारे में बताया, किस प्रकार से नियुक्ति किया जाता है। आज जो है बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध के अंग के रूप में, दूसरे भाग में। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलिए आज देखते हैं। आप मानव संसाधन से आशा है मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो मानव संसाधन एक विस्तृत शब्द है, मतलब मानव के द्वारा होने का इसका शब्द क्या आता है, विस्तृत हो गया है। इसे मानव शक्ति नियोजन या जनशक्ति नियोजन भी कहा जा सकता है, मतलब जनता के द्वारा जो उपयोग किया जाता है उसको जनशक्ति बोला जाता है ना। तो मानव संसाधन दो शब्दों के योग से बना है। इसमें मानव का आशय एक सामान्य मनुष्य से है, जबकि संसाधन एक विस्तृत शब्द है जिससे मनुष्य की खोज, पूर्ति, आवश्यकता, मनुष्य की शक्ति, उसकी उपयोगिता, योग्यता व उसका विकास आदि को शामिल किया जाता है। तो इसी कारण इसका उपयोगिता अधिक हो जाता है बच्चों। इस प्रकार मानव संसाधन के अंतर्गत उन समस्त गतिविधियों, कार्यों को शामिल किया जाता है जिससे एक सामाजिक मनुष्य व्यवसाय में मांग व पूर्ति के मध्य संतुलन बनाए रखने जाने का प्रयास किया जाता है तथा उनके विकास का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार मानव संसाधन के अंतर्गत देखेंगे बच्चों यहाँ पर मानव संसाधन का क्षेत्र। पहला है कार्य करने वाले कर्मचारी की खोज करना, मतलब सबसे पहले हम जो कार्य करने हैं तो उसमें सबसे पहले कर्मचारी की खोज करना। दूसरा सही कार्य के लिए सही व्यक्ति खोजना, मतलब जो कार्य के लिए योग्य है। तीसरा कर्मचारियों की आवश्यकता की खोज करना, मतलब कहाँ पर मिल सकेगा ऐसा करके। चौथा देखिए कर्मचारियों की पूर्ति कहाँ से होगी, इसकी खोज करना, कहाँ मिलेगा ये। चौथा है 5वां नंबर संतोषप्रद परिश्रमिक का निर्धारण करना, मतलब हमको कार्य जो है संतोषप्रद हो। छठवा है मनुष्य की उचित शिक्षा व ज्ञान की व्यवस्था करना चाहिए, मतलब और कहाँ से इसको मिल सकता है ना। मानवीय विकास के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए मनुष्य के लिए, है ना। अगला है 8वां समय समय पर प्रशिक्षण, विकास और प्रोन्नति करना चाहिए, मतलब जो है कार्य के अनुसार उसको प्रशिक्षण देते हुए और उनको विकास करना। अगला है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन मानव शक्ति का नियोजन करना, मतलब कौन सा चीज़ जो है लंबे समय तक रहेगा और न कौन सा नहीं रहेगा, ऐसा है ना बच्चों। अगला है 10वां जो है भर्ती, चयन, नियुक्तिकरण, प्रशिक्षण आदि संबंधी आवश्यक कार्य करना, ताकि जो खाली हुई जगह उसको पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव संसाधन का क्षेत्र काफ़ी विकसित है। इस दुनिया के प्रत्येक स्थान पर मानव ही रहता है और उचित समुचित जो है व्यवस्था से संबंधित कार्य मानव संसाधन के अंतर्गत आता है। प्रत्येक देश में इसके लिए एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की जाती है जिसे मानव संसाधन विभाग, ह्यूमन रिसोर्स, है ना, डिपार्टमेंट कहा जाता है बच्चों। इस प्रकार जो है मानव जो है बताया गया आपको, जैसे मानव के विकास, नियुक्तिकरण, संसाधन के प्रबंध के अंतर्गत में। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन, है ना, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो कर्मचारियों की भर्ती, है ना, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल। कुछ दशक पूर्व भर्ती एवं चयन का कोई विशेष महत्व नहीं था, हम लोग देखे थे उस समय बताया गया था, तथा पर्यवेक्षक अपनी आवश्यकता अनुसार कर्मचारी को कार्य पर रख लिया करते थे। किंतु औद्योगिक एवं श्रमिक संगठन में क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण अब भर्ती कार्यक्रम एवं एक जो सुनिश्चित तरीके से किया जाने लगा है, क्योंकि अब किसी भी उपक्रम की सफलता की कुंजी सेवी वर्ग की भर्ती एवं चयन की सफलता में निहित है, मतलब उसकी दक्षता, योग्यता के बारे में। आशय देखेंगे यहाँ पर बच्चों, कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया, है ना, भर्ती से प्रारंभ होती है। भर्ती जो है प्रत्याशित कर्मचारी की खोज करने एवं उन्हें संगठन में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। भर्ती में कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को आवेदन पत्र देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार हम ध्यान देंगे किस प्रकार कर्मचारी की भर्ती किया जाता है। फिलिपो के अनुसार जो बताया, भर्ती प्रत्याशित कर्मचारी की खोज करने एवं उन्हें संगठन के रिक्त पदों पर आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने से है, उसको कार्य करने। ठीक है, अगला जो बताया डेल एस बीच के अनुसार जो बताया है उसके अंतर्गत देखेंगे, नीचे आप पढ़ेंगे बच्चों आप लोग। व्यापार छोटा हो या बड़ा, उसमें कुछ ना कुछ जो है कर्मचारी की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, चाहे छोटा हो बड़ा। इन कर्मचारियों को कार्य पर लेने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया को ही भर्ती कहा जाता है। बड़े बड़े कारखानों व उपक्रमों में कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए पृथक सेवावर्गीय विभाग या भर्ती शाखा स्थापित किया जाता है अलग अलग जगहों में, है ना। इस प्रकार बड़े बड़े उपक्रमों जो प्रतिष्ठान में कर्मचारी की आवश्यकता का अनुमान लगाने व भर्ती के लिए एक अलग विभाग या शाखा की स्थापना की जाती है जिसे सेवावर्गीय विभाग कहा जाता है, जो दूसरे जगह में रखा जाता है।
ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अपन नेक्स्ट में देखते हैं भर्ती की नीति कैसे होती है। तो इस संसार में किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ मार्गदर्शक या सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। ये मार्गदर्शक या सिद्धांत ही भर्ती के नियम कहलाते हैं, जो अपन नियम से भरा जाता है। आदर्श भर्ती नीति प्रत्येक स्वामी अभिकर्ता के लिए आवश्यक है कि उनका पालन करें। वर्तमान में भर्ती का कार्य सेवा वर्गीय प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, अतः उन्हें निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, भर्ती का कार्य शीर्ष प्रबंध से होना चाहिए, उच्च प्रबंध से, है ना। भर्ती संबंधी समस्त कार्य हमेशा उच्च या शीर्ष प्रबंध से होना चाहिए, ताकि भर्ती में किसी प्रकार का पक्षपाती या विरोधाभासी कार्य ना हो सके। ठीक है बच्चों, भर्ती कार्य जो शीर्ष में। दूसरा है विभिन्न विभागों से रिक्त स्थान की जानकारी, मतलब कौन कौन जगह में खाली है। शीर्ष विभाग को विभिन्न विभागों से विभिन्न पदों पर रिक्त स्थान की जानकारी तो समय समय पर बुलाना चाहिए, ताकि उसके अनुसार भर्ती की जा सके। आवश्यकता अनुरूप भर्ती, मतलब जितनी जरूरत है उतनी है ना। उपक्रम में वर्तमान में जितने पद रिक्त हो उतने पदों पर ही भर्ती करना चाहिए। अधिक भर्ती से उपक्रम पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ जाता है तथा कम भर्ती करने पर कार्य पूर्ण होने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमें आवश्यकता जितना है उतना ही हमको पदों की भर्ती करना चाहिए। अगला चौथा बच्चों आपको बताया भर्ती हेतु अलग विभाग, मतलब जो इसके लिए भर्ती के लिए अलग से विभाग बनाया जाता है। भर्ती का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः इस हेतु कुशल व अनुभवी कार्यकर्ताओं का चयन कर अलग अलग जो विभाग या शाखा खोलनी चाहिए, जिससे सेवावर्गीय या भर्ती शाखा का नाम दिया जा सकते। अगला है नए पदों की स्वीकृति। कार्य बढ़ जाने से अतिरिक्त पदों की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त पद निर्माण की जांच नियोक्ता से ही लेनी चाहिए, क्योंकि अतिरिक्त पद निर्माण में से आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। छठवां देखेंगे बच्चों, भर्ती कार्य योग्य अधिकारी द्वारा, मतलब जो है उनको योग्य अधिकारी द्वारा करना है। कर्मचारी व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी होते हैं, अतः इनका चयन अत्यंत ही सोच विचार कर योग्य एवं अनुभवी अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर बाहर से भर्ती विशेषज्ञों को आमंत्रण करना चाहिए, ताकि कार्य को अच्छे से किया जा सके। कार्य के अनुरूप भर्ती, मतलब भर्ती के पूर्व कार्य के स्वभाव व प्रकार को ध्यान में रखकर उसी के अनुरूप योग्य व कुशल व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए। जैसे कोई कार्य हाथ से करने वाला हो तो हाथ से जो है कमजोर या लूला व्यक्ति का चुनाव व्यर्थ होगा, मतलब उनको देख कर करना है। माइंड बाय हेड। आठवां, भर्ती पक्षपात रहित होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। भर्ती हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए, भेदभाव या भाई भतीजावाद को भर्ती नीति में शामिल नहीं करना चाहिए। नौवां है भर्ती पूर्व आश्वासन नहीं, मतलब पूर्व की आश्वासन नहीं होना चाहिए। किसी भी दशा में भर्ती की अंतिम प्रक्रिया के पूर्व किसी भी उम्मीदवार को भर्ती का आश्वासन नहीं देना चाहिए कि आपको ये मिल जाएगा। योग्यता को प्रधानता, मतलब भर्ती में सर्वप्रथम योग्यता को ध्यान में रखना चाहिए। योग्यता में शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ खेलकूद, कार्य अनुभव आदि को भी प्रधानता देनी चाहिए। 11वां, विभिन्न स्रोतों से सुझाव, मतलब हर एक जगह से उसको जान पहचान करने से पता करना कि भर्ती हेतु योग्य परिचित से अच्छे व योग्य लोगों की सूची या सुझाव लेना गलत नहीं है, किंतु इसमें से श्रेष्ठ का ही चुनाव करना चाहिए। विभिन्न परीक्षण, मतलब कार्य के दौरान जो होते हैं उनको परीक्षण लिया जाना चाहिए। भर्ती के पूर्व विभिन्न परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। परीक्षण कार्य के अनुरूप ही होना ठीक होगा, जैसे स्वास्थ्य परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, कार्य परीक्षण, स्वभाव परीक्षण आदि के बारे में। तो इस प्रकार जो होता है भर्ती के स्रोत बताया गया, यहाँ पर नियम जो बताया बच्चों। अगला देखेंगे अपन जो है भर्ती के स्रोत, आगे पढ़ेंगे और नियम पढ़े थे अभी। तो अगला देखेंगे भर्ती के स्रोतों को मुख्य दो भागों में बांटा गया। पहला, भर्ती के आंतरिक स्रोत और भर्ती के बाह्य स्रोत के अंतर्गत। तो आप यहाँ पर दिए बच्चों उसमें देख सकते हैं ये जो बना है। तो सबसे पहले आंतरिक स्रोत के अंतर्गत पढ़ेंगे यहाँ पर सामान्य उपक्रम में मध्य व उच्च स्तरीय पदों पर भर्ती आंतरिक स्रोत से ही की जाती है। यह भर्ती पदोन्नति के द्वारा की जाती है। कर्मचारी की इस प्रकार की भर्ती प्रमुख 3 स्रोत होते हैं। पहला, निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पदोन्नति, मतलब छोटे स्तर से बड़े स्तर में। तो उपक्रम के ही योग्य और अनुभवी कर्मचारी को योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर उच्च पदों पर पदोन्नति कर रिक्त पदों को भरा जाता है। यह ढंग प्रायः जो है सभी उपक्रमों में अपनाया जाता है। नियम जो है कुछ पद जिनमें अनुभव का होना अवश्य जो महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पर पदोन्नति द्वारा ही क्या होता है उच्च पदों को भरा जाता है, जैसे विद्यालय या महाविद्यालय में प्राचार्य का पद, विश्वविद्यालय में कुलपति का पद आदि। दूसरा देखेंगे जो अतिरिक्त कर्मचारियों का संयोजन, मतलब प्रारंभ में उपक्रम की स्थापना के समय अधिक कर्मचारी की आवश्यकता होती है जो बाद में कम
कार्य कम होने के कारण अतिरेक हो जाता है, मतलब अधिक बढ़ जाता है। इन्हें अन्य शाखाओं या कार्यालयों में स्थानांतरण करना पड़ता है। यह अतिरिक्त कर्मचारी का संयोजन है। ऐसे समायोजन से कर्मचारी का सही जगह उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है स्थानांतरण, मतलब यहाँ से वहाँ बदलना। स्थानांतरण कार्य की सामान्य प्रक्रिया की स्थानांतरण निम्न कारण से किया जाता है। पहला, अधिक समय तक एक ही पद पर कर्मचारी को ना रखना। दूसरा है किसी पद की क्षमता के अनुकूल कार्य कर्मचारी द्वारा ना करना। कर्मचारी की क्षमता में परिवर्तन के कारण उसे अन्य अनुकूल क्षमता वाले कार्य में भेज देना। चौथा है स्वयं कर्मचारी अन्य पदों पर कार्य करने हेतु इच्छा रखना, मतलब जो कार्य कर रहा है इच्छा उसको देना चाहिए, यहाँ पर बताएं। अगला जो है आंतरिक स्रोत के लाभ, किसके क्या क्या स्रोत होता है। पहला, सामान्य नियमों की जानकारी, मतलब संस्था में अनेक वर्षों से कार्य करने के कारण इन कर्मचारियों को संस्था के सामान्य नियमों और व्यावसायिक नीतियों की जानकारी अच्छी तरह से होती है। अतः एक कर्मचारी की भर्ती इन्हें जानकारी देना आवश्यक नहीं होता है। इससे समय व ध्यान की बचत होती है। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। इस प्रणाली में कर्मचारियों का मनोबल सदैव उच्च बना रहता है, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात रहता है कि कभी न कभी उनकी पदोन्नति अवश्य होगी। अतः वे काफ़ी लगन व उत्साह से कार्य करते हैं। तीसरा है पदोन्नति के द्वार खुले रहना, मतलब जो पदोन्नति उसका द्वार खुला रहता है, हमें बताया गया। आंतरिक स्रोत से भर्ती विधि में सभी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के द्वार खुले रहते हैं। प्रत्येक कर्मचारी आशावान रहता है कि उसकी पदोन्नति भविष्य में अवश्य हो। चौथा देखेंगे मतलब भर्ती पर न्यूनतम व्यय, मतलब खर्च जो है कम हो। भर्ती की इस प्रणाली में न्यूनतम व्यय होता है, क्योंकि वे सभी औपचारिकताएं जो बाह्य स्रोतों में करनी पड़ती है तथा उन पर जो व्यय होता है वह आंतरिक भर्ती में नहीं करना पड़ता। इससे उपक्रम अपव्यय से बच जाता है। अगला देखेंगे कार्य क्षमता में वृद्धि। इस विधि में सभी कर्मचारियों को यह ज्ञात रहता है कि उनकी भविष्य में कर्मचारी पूर्ण लगन व आस्था से कार्य करते हैं। इससे कर्मचारी की क्षमता में वृद्धि होती है। छठवां देखेंगे प्रशिक्षण व्यय में कमी। अभी जो बताया सेम का सेम बच्चों वहाँ पर, तो वहाँ पर प्रशिक्षण व्यय में कमी। संस्था के कर्मचारी संस्था की कार्यप्रणाली व कार्यों को करने के ढंग से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं, अतः उन्हें सामान्य कार्यों के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मात्र नवीन जो तकनीकी ज्ञान व नई प्रणाली का ही प्रशिक्षण देना पड़ता है, अतः प्रशिक्षण व्यय काफ़ी बच जाता है। तो अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे बच्चों भर्ती के बाह्य स्रोत के अंतर्गत। आज के लिए गुड डे बेटा, दूसरे भाग में।